मित्रों नमस्कार, मैं हूं व्यास जी। भारत का विचार श्रृंखला में आप सभी का स्वागत है। आज के कार्यक्रम में हम लोग संविधान का अनुच्छेद 19(1)(c) पर चर्चा करेंगे। जैसा कि पिछले वीडियोस में हमने देखा था कि संविधान का अनुच्छेद 19 राइट टू फ्रीडम की बात करता है और 6 तरह के फ्रीडम देता है। हमने अब तक राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन पर चर्चा की, यानी वाक और अभिव्यक्ति के अधिकार पर चर्चा की। राइट टू असेंबली यानी सभा करने का अधिकार पर चर्चा किया, इकट्ठा होने का अधिकार पर चर्चा की। और आज हम लोग तीसरे फ्रीडम पर चर्चा करेंगे और यह फ्रीडम है सभी नागरिकों को इस बात की गारंटी राज्य संविधान के माध्यम से देता है कि हम संगठन बना सकते हैं, एसोसिएशन बना सकते हैं, यूनियन बना सकते हैं और कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ बना सकते हैं। एसोसिएशन के क्या मायने हैं, यूनियन के क्या मायने हैं, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के क्या मायने हैं और हमारे देश में किस तरह के एसोसिएशन, यूनियंस और कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हमें दिखलाई पड़ती हैं, हम थोड़ी इस पर पहले चर्चा कर लेंगे। जैसे एसोसिएशन का मतलब हुआ कि एक से अधिक लोग मिल करके कोई काम करना चाहें तो वे एसोसिएशन बनाते हैं। आप उसको रजिस्टर्ड भी करा सकते हैं। सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट पूरे देश भर में लागू है और दूसरे भी कानून हैं। जैसे अगर कंपनी बनाना हो तो उसके लिए कंपनी लॉ है और बाकी के लिए सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट बना हुआ है। ट्रस्ट भी बना हुआ है, ट्रस्ट के रूप में भी हम एसोसिएशन बना सकते हैं। सामाजिक संगठन बना सकते हैं, राजनीतिक बनाते हैं जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट से गाइड होता है। धार्मिक संगठन बनाए जाते हैं, बहुत सारे धार्मिक संगठन बने हुए हैं। शैक्षणिक संगठन बनाए जाते हैं, एसोसिएशंस, ट्रेड, कॉमर्स, इन तमाम चीज़ों के लिए हम एसोसिएशन बना सकते हैं। दूसरा जो शब्द उसमें आया हुआ है यूनियन के रूप में आया हुआ है और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ हम देखते हैं यूनियन के रूप में, वह है मजदूर यूनियन। ट्रेड यूनियन एक्ट उसके लिए बना हुआ है, उसके तहत हम ट्रेड यूनियंस बना सकते हैं। उसी में एम्प्लॉयर्स के भी एसोसिएशंस को यूनियन के रूप में रजिस्टर्ड किया जा सकता है। और ट्रेड यूनियन के बारे में मैं बता दूं कि जिसको इंडस्ट्री की परिभाषा में, उद्योग की परिभाषा में परिभाषित किया गया है, क्योंकि हमारे देश में एक औद्योगिक विवाद अधिनियम इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट, उसके अंतर्गत इंडस्ट्री की परिभाषा दी गई है। अब 3 एक्ट्स को मिला करके, जिसमें इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट है, ट्रेड यूनियन एक्ट है और स्टैंडिंग ऑर्डर एक्ट है, बना करके एक इंडस्ट्री रिलेशंस का कोड बनाया जा रहा है, बनाया गया है, लेकिन अभी तक ट्रेड यूनियंस के असहमति के कारण अभी तक उसे लागू नहीं किया जा सका है। तो उसमें भी इंडस्ट्री की परिभाषा दी गई है। लेकिन इंडस्ट्री की परिभाषा देने का अर्थ यह हुआ कि इंडस्ट्री में तो हम ट्रेड यूनियंस बना ही सकते हैं, चाहे मजदूरों की यूनियन हो, चाहे मालिकों की यूनियन हो, चाहे अन्य जो स्टाफ हैं, नॉन गस्टेड हैं, गस्टेड हैं, उनकी जो यूनियंस हो। जैसे बैंकों में हम जानते हैं कि ऑफिसर्स की भी यूनियन है और जो नॉन ऑफिसर्स उनकी भी यूनियन बनी हुई रहती है। हम जो है सो एम्प्लॉयर्स के भी एसोसिएशंस को ट्रेड यूनियन के रूप में करते हैं। और यही नहीं, जो फार्मल सेक्टर है और जो नॉन फार्मल सेक्टर है, उन दोनों में हम यूनियन को ट्रेड यूनियन एक्ट के तहत बनाते हैं और उसका रजिस्ट्रेशन बाकायदा होता है। जैसे खेत मजदूर यूनियन, खेत मजदूरी का जो काम है वो एक किसी खास मालिक के अंतर्गत नहीं होता, क्योंकि वो तो काफ़ी फैला हुआ है, इसलिए उसको हम नॉन फार्मल सेक्टर या इनफॉर्मल सेक्टर कहते हैं। दुकानों में काम करने वाले एक दुकान का एक यूनियन नहीं होता, क्योंकि दुकान में काम करने वाले काफ़ी लोग होते हैं और कई दुकानों में काम करते हैं, इसलिए उनकी संख्या भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है, इसलिए इनफॉर्मल सेक्टर होते हैं। रिक्शा वालों की यूनियन होती है, वे रिक्शा चलाते हैं। और बस जो हमारे ड्राइवर्स, कंडक्टर्स, उससे जो कामगार हैं, उनकी यूनियन होती हैं। तो इस प्रकार से फार्मल और इनफॉर्मल सेक्टर में ट्रेड यूनियन या यूनियन बनाने की कोशिशें जारी रहती हैं, बनाई गई हैं और वो काम करती हैं। तीसरी है कोऑपरेटिव सोसाइटीज़। ये जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ है उसके लिए बाकायदा एक्ट बना हुआ है, उस एक्ट के तहत उनका निबंधन होता है। और आप जानते हैं कि इस देश में बहुत सारी सहकारी समितियां काम करती हैं। अब थोड़ा हम समझ लें कि यह जो विचार है, मैं इसे भारत का विचार क्यों कह रहा हूँ। केवल इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि हमारे संविधान में आया हुआ है, मैं इसलिए भी कह रहा हूँ कि यह विचार कि हम मिल कर के काम करें आज का विचार नहीं है।
अब तैत्तरीय उपनिषद को अगर पलटेंगे तो उसमें एक मंत्र आता है, गुरु शिष्य के संबंध में वो मंत्र है। वो मंत्र इस प्रकार से है, सहना ववतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यम करवावहे तेजस्विनो वधीतमस्तु माँ विद्विषावहे। उसका कुल मिला के मतलब ये होता है कि हम मिल कर के काम करें, हम मिल कर के अध्ययन करें, यानी मिलने की बात कही गई है, आपस में यूनियन की बात कही गई है, एसोसिएशन की बात कही गई है। तो मेरा विचार ये कहता है कि भारत का यह विचार वहाँ से उद्भूत हुआ। और जब 20वीं शताब्दी में रसिया में, जो बहुत ही पिछड़ा देश हुआ करता था, जब क्रांति हुई, जब कम्युनिस्ट क्रांति हुई और यूएसएसआर की स्थापना हुई, तो कलेक्टिवाइजेशन की बात आई, फार्मिंग के कलेक्टिवाइजेशन की बात आई, उद्योगों में कलेक्टिवाइज ढंग से उद्योगों को चलाने की बात आई, यानी उसको हम सामूहिकरण कहते हैं। सामूहिक रूप से काम करने की बात आई, सामूहिक खेती हो, सामूहिक रूप से उद्योग चलाने की बात हो, इसमें मजदूरों के संगठनों को एक काम सौंपा गया। क्योंकि आप जानते हैं कि कम्युनिज्म सर्वहारा के अधिनायकत्व की बात करता है, तो सर्वहारा को आगे रखा गया और मैनेजमेंट उसके सहयोग के लिए आया। तो उसी पैटर्न पे हमें इस बात को देखना पड़ेगा कि हमारी जो उपनिषदों ने जो हमें ज्ञान दिया, उपनिषदों ने जो इस परंपरा का सूत्रपात किया, अगर उसे हम कम्युनिज्म के कलेक्टिवाइजेशन से मिला दें तो दोनों को मिलाकर के बात उभरती है कि हमें सामूहिक रूप से काम करने की आवश्यकता है। और उस सामूहिक रूप से काम करने के लिए एसोसिएशंस चाहिए, यूनियंस चाहिए, कोऑपरेटिव सोसाइटी चाहिए। याद करें, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने दलित समाज को उत्पीड़न से निकालने के लिए 3 मूल मंत्र दिए थे। पहला मंत्र यह है कि संगठित बनो, शिक्षित बनो, संघर्ष करो। बिना संगठन के संघर्ष नहीं हो सकता, बिना शिक्षा के संघर्ष नहीं हो सकता। शिक्षा मतलब ज्ञान, तो ज्ञान हासिल करो। सहना, इसीलिए जो सहना ववतु का जो पूरा कॉन्सेप्ट है, गुरु शिष्य मिल करके ज्ञान हासिल करें, वो ज्ञान दें, वो ज्ञान लें, उनके बीच में मिलना होना चाहिए, एकता होनी चाहिए। ये जो तैत्तरीय उपनिषद का है, इसलिए संगठन बना करके ही हम इस ज्ञान को भी हासिल कर सकते हैं बेहतर तरीके से, और हम संघर्ष भी करके अपने अधिकारों को ले सकते हैं। अब थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं कि हमारे देश में, मैं फोकस करूंगा 2 बिंदुओं पर, एक तो ट्रेड यूनियन की गतिविधियों पर फोकस करूंगा और दूसरा कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के बारे में थोड़ी चर्चा करूंगा। दुनिया के पैमाने पे आप सभी जानते हैं कि 1886 में 1 मई को शिकागो शहर में, अमेरिका के शिकागो शहर में मजदूरों ने 8 घंटे प्रतिदिन काम करने की मांग करते हुए, यानी सप्ताह में अगर 6 दिन काम करना होता है तो 48 घंटे ही काम कराया जाए, उसकी मांग को लेकर के ज़बरदस्त एक प्रदर्शन किया था शिकागो शहर में, जिसको आप कह सकते हैं कि एक तरीके से वो हड़ताल हुई थी, वो हड़ताल किया था। और चूँकि अमेरिका एक पूंजीवादी देश रहा है, मजदूरों के ऊपर मालिकों के जुल्म तो हुआ ही करते थे, पुलिस ने उस जुलूस पर, जो शांतिपूर्ण जुलूस था, उस जुलूस पर गोली चलाया। 6 मजदूर मारे गए, जो इतिहास अमेरिका का जानते हैं उनको ज्ञात होगा, या जो मजदूर आंदोलन का इतिहास जानते हैं उनको ज्ञात होगा। तो उसी कारण से पूरे दुनिया भर में बाद में तय किया गया, 2-3 साल बाद, जो बहुत सारे मजदूर संगठन थे दुनिया भर के, उन्होंने तय किया कि हम 1 मई को मई दिवस मनाएंगे। हालांकि अमेरिका में लेबर डे मनता है सितंबर के महीने में, क्योंकि उस घटना के बाद से फिर एक हे मार्केट स्क्वायर वहाँ पर है, वहाँ झड़प हुई मजदूरों और मालिकों के बीच में। कहा जाता है कुछ अराजकतावादी विचारधारा के लोग, बाकुनिन एक अराजकतावादी विचारधारा के व्यक्ति मार्क्सिज्म में माने जाते हैं, उनकी विचारधारा से अनुप्राणित लोगों ने पुलिस पर बम भी फेंके, क्योंकि पुलिस गोली चला रही थी और मजदूरों को हटाने के लिए आ रही थी। तो 4 मई को बहुत भीषण रक्तपात भी हुआ था। और यहाँ से दरअसल मिलिटेंट ट्रेड यूनियनिज्म की भी शुरुआत इसको माना जाता है। अब भारत में भी मिलिटेंट ट्रेड यूनियनिज्म रहा है, लेकिन उसका नुकसान ही हुआ है। 1982 में डॉक्टर दत्ता सामंत नाम के एक ट्रेड यूनियन के नेता थे, जिनका कोई विचारधारा से मतलब नहीं था, दूर दूर तक मतलब नहीं था। कहा यह जाता है कि उनको जो कम्युनिस्टों के लीडरशिप वाली ट्रेड यूनियंस थी, आईटक, उस समय बहुत महत्वपूर्ण मशहूर
रूप में और छाई हुई थी पूरे बम्बई के टेक्सटाइल इंडस्ट्री में, उसको तोड़ने की नीयत से दत्ता सामंत ने अपनी यूनियन बनाई और मिलिटेंट ट्रेड यूनियन का सहारा लिया। और ऐसा सहारा लिया कि वह केवल मजदूरों के को इकोनॉमिज्म कहा जाता है, अर्थवाद कहा जाता है, उसको दलदल में फंसाने की कोशिश की। यानी उनके पगार बढ़े और उनकी सुविधाएं बढ़ें, उनके कंससनेस को, उनकी चेतना को बढ़ाने का काम उनका ट्रेड यूनियन ही करता था। मालिकों पर हमला कर दो, मालिक भी बदले में गुंडों से हमला करवाते थे। तो इस पूरी प्रक्रिया में यह हुआ कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री में बहुत बड़ी हड़ताल हुई 1982 में, और उस हड़ताल का नतीजा ये रहा कि लगभग सारी की सारी टेक्सटाइल जो बड़ी बड़ी मिलें थीं वो बंद हो गई, उसमें तोड़फोड़ भी हुई और मालिकों ने उसमें लॉकआउट भी डिक्लेयर किया, ले ऑफ किया, डिटेंचमेंट किया। मज़दूरों को उनका जो वाजिब हक था वो नहीं मिला, जो उनको ग्रेच्युटी का पैसा मिलना चाहिए था वो सब नहीं मिला, और मज़दूरों की दशा इतनी ख़राब हुई, मिलें तो बिखी गई। और वहाँ पर आज की तारीख में अब जाएंगे तो रियल इस्टेट का कारोबार फलने फूलने लगा, अपार्टमेंट्स मिलें दिखाई पड़ेंगे। लेकिन मज़दूर जिस बुरी स्थिति में फंसे, उस पर 2 फिल्में बनी, हालांकि 3 फिल्में बनी थी लेकिन तीसरी फिल्म फ्लॉप हो गई। तो आप अगर देखेंगे, एक तो है अल्बर्ट पिंटो को गुस्सा क्यों आता है, और दूसरी फिल्म का नाम है सिटी ऑफ गोल्ड। मैंने हाल में सिटी ऑफ गोल्ड देखा और कई बार रोने को मन करेगा कि किस प्रकार से मज़दूरों 6 लाख के आसपास जो मज़दूर उनके आश्रित परिवार थे वो बर्बाद हो गए। तो मिलिटेंसी ने ट्रेड यूनियनिज़्म में आकर के हमारे देश में कोई बढ़िया रोल प्ले नहीं किया। अभी हाल में आपने अगर अखबार पढ़ा होगा तो जो पिनराई विजयन हैं चीफ मिनिस्टर केरला के, उन्होंने मिलिटेंट ट्रेड यूनियंस को ये कहा कि आपको प्रदेश के उत्थान के बारे में सोचना पड़ेगा, और बिना बात के आप मिलिटेंसी को अगर अख्तियार करते हैं तो ये नुकसान होगा। लेकिन एक दूसरे मिलिटेंट ट्रेड यूनियन के जो नेता हैं, उनका जो संगठन है, उसने थोड़ा सा लीग से अलग हट करके काम किया। आपने शंकर गुहा नियोगी का नाम सुना होगा, जो छत्तीसगढ़ माइनिंग श्रमिक संघ या छत्तीसगढ़ खान मजदूर संघ की उन्होंने स्थापना की। और मुझे भिलाई जाने का मौका मिला है, जहाँ पर वो संगठन ज़बरदस्त ढंग से काम कर रहा था। बाद में छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा के रूप में भी उसने काम किया। उन्होंने मजदूरों और किसानों को के स्ट्रगल को, संघर्ष को मिला करके एक नए तरह का ट्रेड यूनियनिज्म को आगे बढ़ाने का काम किया। शंकर गुहा नियोगी ने जो दल्ली राजहरा खान जो जहाँ पे लोहे का अयस्क निकाला जाता था, वहाँ बहुत कम मजदूरी मिलती थी। और जब मैं भिलाई गया था उस समय वे जीवित थे, और वहाँ के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से बात हम लोगों की हो रही थी, और पता ये चला कि उन्हें एक तरीके से नक्सली घोषित किया गया था। कई बार उनको जेल भेजा गया था, इमरजेंसी में भी वो जेल गए थे, और बाद में भी उनको जेल भेजा जाता रहा था। नेशनल सिक्योरिटी एक्ट तक उनके ऊपर लगाया जा रहा था। लेकिन उनके संघर्ष के परिणाम स्वरूप और उनके साथी मजदूरों के संघर्ष के परिणाम स्वरूप जिलाधिकारी ने हमें बताया था कि बाकायदा जो दली राजहरा के मजदूर हैं उनकी मजदूरी बढ़ी, और उन्होंने किसानों को संघर्ष से जोड़ा, और उन्होंने पूरे ट्रेड यूनियन को मजदूरों के हित में इस प्रकार से इस्तेमाल किया कि शराबबंदी का आंदोलन चलाया। क्योंकि अगर मजदूरी बढ़ रही थी तो शराब में जा रही थी, शराबबंदी का आंदोलन चलाया। अस्पताल खोले, शहीद अस्पताल वहाँ पर है, और उस अस्पताल में ऐसे डॉक्टर्स आए जिन्होंने काम किया, जो बिल्कुल समर्पित थे जनता के लिए। तो एक मॉडल यह भी है। धनबाद में AK रॉय को मैंने देखा है, मैं वहाँ का डिप्टी कमिश्नर था, और एक इस तरह का व्यक्ति जो बिहार कोलियरी कामगार यूनियन चलाता था, उसके साथ में गुरदास चटर्जी, इस तरह के जो लोग थे, उन्होंने ट्रेड यूनियन मूवमेंट को बिल्कुल मज़दूरों के फ़ायदे के दृष्टिकोण से, मज़दूरों की चेतना को आगे बढ़ाने के दृष्टिकोण से इस्तेमाल किया, उपयोग किया, और बहुत सारी लड़ाइयाँ उन्होंने जीती। तो मित्रों, दोनों तरह के अनुभव हमारे देश में रहे हैं। जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ है, कहीं न कहीं एक वर्गीय समाज में, उस सोसाइटी पे मैं देख रहा हूँ कि कब्ज़ा उन लोगों का हुआ है जो समाज के वर्चस्ववादी लोग हैं। बहुत सारे शक्कर उद्योग में कोऑपरेटिव सोसाइटी चल रही हैं महाराष्ट्र में, और आप पाएंगे कि उसके जो कर्ता धर्ता हैं वो बड़े बड़े पॉलिटिशियंस हैं। लाखों करोड़ों की संपत्ति उन्होंने बना रखी है, उनके समर्थकों ने बना रखी है। मैं नहीं जानता कि जो गन्ना के किसान हैं उनको उसे कितना फ़ायदा हुआ है।
कुछ फ़ायदा ज़रूर हुआ होगा, लेकिन इसका अधिकांश जो क्रीम है वो क्रीम उन लोगों को मिला जो समाज के वर्चस्ववादी लोग हैं। तो हमारे बहुत सारे प्रदेशों में पैक्स बने हुए हैं, पैक्स के बारे में बहुत सारी बातें सुनने को आती हैं, हालांकि सबके लिए कानून बना हुआ है, लेकिन कौन लोग हावी होते हैं ये भी समझने की बात है। इसलिए भले ही संविधान ने ये गारंटी दी है, बहुत ज़रूरी है उन लोगों के लिए जो इस संगठन को जनता के फ़ायदे के रूप में चलाने के बारे में सोचते हैं कि जो जनता है जिसके लिए संगठन बने हुए हैं उनको किस प्रकार से केंद्र में लाया जाए। अब आगे जो बात कहने जा रहा हूँ यह है कि जो भी गारंटी है, ये भी जो भी एसोसिएशन, यूनियन या कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाने की गारंटी है वो अबाध नहीं है। उसके ऊपर चूँकि फंडामेंटल राइट्स है, चूँकि मूलभूत अधिकार है, तो इसे एक सीमा रेखा के तहत ही उपयोग में लाया जा सकता है, जिसको हम रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन कहते हैं। 3 रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन की चर्चा आर्टिकल 19(4) या अनुच्छेद 19(4) में किया गया है इसके संदर्भ में। उसमें 3 आधारों पर राज्य रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन किसी भी एसोसिएशन, यूनियन या कोऑपरेटिव सोसाइटी पर लगा सकता है। पहला जो आधार है वह है पब्लिक ऑर्डर, लोक व्यवस्था। दूसरा है मोरालिटी, नैतिकता। और तीसरा है सोवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, यानी देश की सार्वभौमिकता और अखंडता। इन 3 आधारों को अगर कोई एसोसिएशन या यूनियन या कोऑपरेटिव सोसाइटी वायलेट करता है, इसके विरुद्ध जाता है, तो यहाँ तक प्रावधान दिए गए हैं कि उनको बाकायदा बैन किया जा सकता है, उन पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। आप सभी लोगों को इस बात की जानकारी होगी कि UAPA नाम का एक्ट है, अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट कहा जाता है उसको। और इस एक्ट के अंतर्गत आपने अखबारों में पढ़ा होगा, बहुत सारे इंडिविजुअल्स को और बहुत सारे एसोसिएशंस को, इंडिविजुअल्स को तो जेलों में डाला गया है और एसोसिएशंस को बैन किया गया है, उनके सदस्यों को भी जेलों में डाला गया है। इस अधिनियम में अनलॉफुल एक्टिविटी क्या है और अनलॉफुल एसोसिएशंस क्या है, इसकी परिभाषा दी गई है। अनलॉफुल एक्टिविटी की जो उसका सेक्शन 2 है, वो डिफिनीशन क्लॉज, उसी में परिभाषा है। तो अगर कोई भी एक्टिविटी जो देश के किसी भाग को भारत से अलग बांटने के उद्देश्य से की जा रही हो, या इस तरह के करने वालों को समर्थन दिया जा रहा हो, उसको मदद की जा रही हो, तो यह अनलॉफुल एक्टिविटी के रूप में आएगा। या प्रोपगेट किया जा रहा हो, या डिसअफेक्शन, भारत के प्रति असम्मान की भावना पैदा की जा रही हो, ये सारा कुछ अनलॉफुल एक्टिविटीज़ की परिभाषा में आएगा। और अनलॉफुल एसोसिएशन वह है जो अनलॉफुल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व है, या उसका जो ऑब्जेक्ट है, उसका जो उद्देश्य है, वो इस प्रकार की अनलॉफुल एक्टिविटीज़ को कराना या उसकी मदद करना, वो जो लोग कर रहे होंगे उसकी मदद करना है। और उसमें यह भी जोड़ दिया गया है कि इसके अलावा अगर उसका उद्देश्य 153A एंड 153B ऑफ IPC में जो वर्णन किया गया अपराध करना हो, तो वह भी अनलॉफुल एसोसिएशन की परिभाषा में आएगा। क्या है 153A और B? यह है कि धर्म के आधार पर, रेस के आधार पर, नस्ल के आधार पर, भाषा के आधार पर, यानी विभिन्न आधारों पर अगर आप एक दूसरे विभिन्न वर्गों के बीच में नफरत फैलाने का काम करते हैं, जो आजकल देश में बहुत कुछ हो रहा है, हेट स्पीच के रूप में बहुत कुछ हो रहा है, और सुप्रीम कोर्ट भी इस विषय पे काफ़ी कुछ कह रहा है, लेकिन कितना उसका असर पड़ रहा है मैं नहीं कह सकता। तो उसे अनलॉफुल एसोसिएशन कहा जाता है। और उसी अधिनियम की धारा 3 के तहत केंद्र सरकार को अधिकार है कि उस एसोसिएशन को बैन कर सकती है, किंतु बैन करने के बाद एक ट्रिब्यूनल होता है इसके लिए, UAPA का ट्रिब्यूनल है, उस ट्रिब्यूनल में पूरी रिपोर्ट जाएगी और ट्रिब्यूनल यदि उसे रेटिफाई करता है, यदि उससे सहमति प्रदान करता है, तो नोटिफिकेशन निकाला जाएगा और उस एसोसिएशन को बैन किया जाएगा। मित्रों, ये जो बैन करने वाली बात है उसमें एक बहुत महत्वपूर्ण है कि जो एसोसिएशन बैन किए जाएंगे या प्रतिबंधित कर दिए जाएंगे, उसके लिए शेड्यूल है, उसमें शेड्यूल A संभवतः है, उसमें उसे डाला जाएगा। और उस एसोसिएशन के जो भी सदस्य होंगे और लगातार बने रहेंगे,
उन्हें भी यूएपीए के तहत गिरफ्तार किया जा सकता है। उनको 2 साल की सज़ा का प्रावधान है। यहाँ पर मैं बताना चाहूँगा कि अनूप भूँया का एक बड़ा महत्वपूर्ण केस 2011 में निर्णित हुआ था। अनूप भूँया बनाम स्टेट ऑफ असम, उसमें जस्टिस मार्कंडे काटजू, जस्टिस ज्ञानसुधा मिश्रा की बेंच ने ये कहा कि मात्र किसी प्रतिबंधित संगठन के सदस्य होने के नाते किसी को सज़ा नहीं दी जा सकती या यूएपीए नहीं चलाया जा सकता। तब चलाया जा सकता है यदि वे अनलॉफुल एक्टिविटीज़ में स्वयं इन्वॉल्व हों या वायलेंट गतिविधियां करें, वो हिंसात्मक गतिविधियों में लिप्त हों, तब उनको किया जा सकता है। लेकिन हाल में इसी महीने पिछले महीने जो मार्च का महीना बीता है, जस्टिस शाह के अध्यक्षता में एक 3 जजेस बेंच ने उस फैसले को पलट दिया है और उन्होंने कहा कि नहीं, अगर आप सदस्य हैं तो आप पर यूएपीए लगेगा। अब इसको लेकर के काफ़ी विवाद भी चल रहा है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला वही मान्य होगा। विवाद ये चल रहा है कि यह तो राज्य के हाथों में नागरिकों को बेवजह परेशान करने का औजार मिल गया इससे। अब याद होगा कि कबीर कला मंच नाम का एक सांस्कृतिक संगठन महाराष्ट्र में है, उनके सदस्यों के यहाँ से कुछ लिटरेचर मिल गया तो उनको उठा करके बंद कर दिया गया है। और कई लोग छूटे भी हैं, जमानत भी हुई है, लेकिन बहुत सारे लोगों पर मुकदमा चल रहा है। तो जो इसके विरोध में लोग बात कर रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि गवर्नमेंट तो जो चाहेगी कर देगी। अगर डिसेंट को रोकना होगा और आपके यहाँ से कोई लिटरेचर मिल जाए उस बैंड ऑर्गेनाइजेशन का, या मान लिया जाए कि जिस लिटरेचर को ये माना जा सकता है कि उस विचार से वो लिंक्ड है, जुड़ा हुआ है, तो आपको माना जा सकता है कि आप उस संगठन के सदस्य हैं। क्योंकि जो प्रतिबंधित संगठन है या जो इस तरह के संगठन है जो अनलॉफुल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व रहते हैं, वे सदस्यों की सूची उस प्रकार से पब्लिकली पब्लिश नहीं करते। और ऐसा कहा जाता है, मैं नहीं जानता कि कितनी सच्चाई है, बट ये कहा जा रहा है कि उनकी सूची कोई, और ये बात जस्टिस मार्कंडे काटजू ने अपने उस केस में कहा था कि कोई सूची नहीं रहती। वैसी दशा में प्रमाणित करना है कि उस संगठन के सदस्य हैं बड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन आप पकड़ लिए जाइएगा, जेल में जाइएगा। यूएपीए में तो बहुत ही खतरनाक धारा है, माना जाता है कि बेल भी शायद नहीं मिलेगा, बहुत मुश्किल से मिलेगा या नहीं भी मिलेगा। सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले के मुताबिक अगर पुलिस ने कह दिया कि नहीं इन पर केस बन रहा है तो आपको बेल नहीं मिलेगा। तो इस तरह की भी बातें हैं, तो इसको थोड़ा समझने की आवश्यकता है, ख़ास करके उन लोगों को जो डेमोक्रेसी यानी प्रजातंत्र या लोकतंत्र के लिए चिंतित रहते हैं, उसको बचाने की बात करते हैं। उनको इस अनूप भूँया के केस को समझना पड़ेगा और अगर किसी को सताया जा रहा हो तो देखना पड़ेगा उनका कैसे हम त्राण कर सकें। तो मित्रों, इन्हीं शब्दों के साथ मैं इस कार्यक्रम को समाप्त करना चाहूँगा। अंत में एक अनुरोध करना चाहूँगा कि अभी तक जो मित्र मेरे इस चैनल के सब्सक्राइबर नहीं बने हैं वो कृपया सब्सक्राइब करें और ज़रूर देखें, क्योंकि मेरी कोशिश होती है कि मैं जनोपयोगी विषयों पर चर्चा करूं। और आपकी जो भी प्रतिक्रिया हो वो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, ताकि मुझे भी अपने कार्यक्रम को सुधारने में, उसे बेहतर बनाने में मदद मिलेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।